एग्जाम्स में तुम किस तरह पढ़ के जाते हो और उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि एग्जाम्स में आप क्या लिख कर आते हो। राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरा पूरा जो है पूरा लिख कर आते हैं, तो भी उनको मार्क्स नहीं मिलता। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी कि कम कम क्वांटिटी में भी कुछ भी लिख के आते हैं, बेसिकली कम कम क्वांटिटी में आंसर लिख के आते हैं, तो भी उनको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि उनको एक सीक्रेट टेक्निक, सीक्रेट मेथड पता होता है। ठीक है ना बच्चों। तो वही टेक्निक, वही मेथड आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है ना, जिससे आपको टॉपर बनने से कोई भी चीज नहीं रोक सकती। ठीक है बच्चों। तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है एके सर। मैं आपको स्वागत करता हूं एक नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो पर। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो बच्चों, एक लाइक करो, एक कमेंट करो। चलिए शुरू करते। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं बच्चा, ये वीडियो शुरुआत करने से पहले राइट, आपको सर्टेन प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहता हूं मैं। ठीक है ना, कि स्टूडेंट्स मोस्टली क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। राइट, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आओ स्क्रीन पर देखते हैं बच्चा कि स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम्स, कॉमनली प्रॉब्लम क्या फेस होती है और उसके सोल्यूशन भी आपको मैं देने वाला हूं, जिसके जरिए आप यूज करके एकदम अच्छे मार्क्स से आप गारंटीड तरीके से एग्जाम में पास हो सकते हो। राइट, चलिए देखो वहां पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बच्चा कि सर्टेन प्रॉब्लम मैंने लिखी है। सबसे पहले प्रॉब्लम है बैड राइटिंग, हैंड राइटिंग की बात हो रही है। राइट, ठीक है ना, हैंड राइटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, बैड हैंड राइटिंग। देन बाद में आ रहा है स्पीड स्लो हो जाती है हमारी। राइट, राइटिंग लिखते समय जो हमारा जो आंसर के टाइम पे लिखते समय स्पीड काफी स्लो हो जाती है। ठीक है, उस वक्त क्या होता है, हमारा पेपर वगैरह छूट जाता है। राइट, और बाद में हम कट्स इन द आंसर, बहुत सारे कटिंग वगैरह करते हैं हम लोग, ठीक है ना, उससे भी दिक्कत पैदा होती है। राइट, एंड लास्ट में लिखा है बच्चा आंसर याद नहीं रहता। और भी 2-3 बोनस टिप्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। राइट, तो ये सब के सोल्यूशन एक वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चा हम लोग देखेंगे कि बैड राइटिंग का सोल्यूशन क्या है। ठीक है ना, अगर सोल्यूशन क्या होगा, अगर हम जाए, ठीक है ना, बैड राइटिंग अगर मैं बात करूं, राइट, बैड राइटिंग का एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज कीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी है। राइट, मिस्टर ए ने पेपर सीक्वेंस में लिखा है। ठीक है ना, आंसर लिखते समय पेपर सीक्वेंस में लिखा है। राइट, और पेपर मिस्टर बी है, उसने जो है सीक्वेंस में नहीं लिखा है। राइट, तो पेपर चेकर को बच्चा एक बार याद रखना, पेपर आपको लिखना है पेपर चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, उनके लिए जितना आप कन्वीनियंट बनाओगे, जितना आप इजी रखोगे पेपर को, उतना आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। राइट, तो बैड राइटिंग का ये भी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। ठीक है ना, और बहुत बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि बैड राइटिंग का मार्क्स कटता है क्या नहीं कटता है। ठीक है ना, ये वो कटता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैड राइटिंग का मार्क्स तब तक नहीं करता जब तक वो राइटिंग रीडेबल है। राइट, रीडेबल जब तक, अगर रीडेबल नहीं है, रीड करने को नहीं आ पा रहा है, तो हो सकता है कि आपके मार्क्स वहां पे कटे। ठीक है ना, तो मेरी एक फर्स्ट स्ट्रेटेजी बच्चा ये कि हमेशा जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे तो फर्स्ट हमको देखो, यहाँ पे देखो मैंने आपको आपके लिए बनाया कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमको क्या करना है, हमको आंसर क्वेश्चन वो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में ही अटेम्प्ट करना है, सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, और थोड़ा गैप दे के लिख रहा है। राइट, वर्ड के बीच में गैप ज्यादा लेना है। किसी कोई बोलेगा मेरी राइटिंग छोटी है, ठीक है ना, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली सिर्फ आपको कोशिश करनी है कि आपकी राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए। राइट, रीडेबल होनी चाहिए पेपर चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है देखो, राइट वे इज व्हाट बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 सीक्वेंस में मेंटेन रखना है। ठीक है ना, और ये रॉन्ग वे कैसे हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, बीच में 5 लिख दिया, 1 लिख दिया, तो इससे क्या होगा, पेपर चेकर है, कई बार कैसे होता है बच्चा, उनके पास बहुत सारी कॉपीज आती है चेक करने के लिए, आपको ही पता है। राइट, और मैंने बहुत सारे पेपर चेकर के टीचर से मैंने बात भी की थी कि बोर्ड के पेपर चेक करते हैं, तो उन लोग ऐसा बोलते हैं कि उनको बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है एक फिर बार बार पेपर पलटना, बार बार पेपर को फिर से आंसर को देखना, तो उनके लिए बहुत ज्यादा, मतलब बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन वगैरह कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो वो थोड़े से, मतलब बोलते हैं ना, उनके नेगेटिव विचार ज्यादा रहते हैं, इसके लिए आपके मार्क्स वहां पे कटने के चांसेस बन जाते हैं। राइट, तो हमको कोशिश करने के लिए उनके लिए कन्वीनियंट बनाए। फर्स्ट थिंग, बैड राइटिंग का आपको एक सोल्यूशन मिल चुका है। ठीक है ना, दूसरी चीज क्या बताते हैं हम लोग, दूसरा जो तकलीफ है जो कि है स्पीड स्लो होता है। राइट, अभी स्पीड स्लो के लिए मैंने अभी देखो, बराबर समझना बच्चा, स्पीड स्लो कब होता है, सबसे पहले कारण जानो। स्पीड स्लो तब होता है जब हमको, सपोज करो कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, से फॉर एग्जांपल फीचर्स ऑफ यूटिलिटी पूछ लिया, ठीक है ना, हम लोग याद करने लग जाएंगे कि 2-3 पॉइंट्स आ रहे, 2-3 पॉइंट लिखना चालू भी करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट लिखते लिखते हमको समझ में आता है कि वो वाला पॉइंट, ऊपर वाला जो लिख दिया हम लोग ने पॉइंट, वो रॉन्ग लिख दिया है। राइट, तो हम फिर से उसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं, फिर से दोबारा लिखते हैं। इससे क्या हो रहा है बच्चा, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो और इसके समय क्या हो रहा है, आपका पेपर जो है
वो छूट जाता है, अक्सर जो प्रॉब्लम देखा गया है, राइट? ठीक है ना? ये जो मैं बता रहा हूँ बच्चा, ये जो कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ, ये सभी प्रकार के एग्जाम के लिए हो रहा है, ठीक है ना? एचएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एक्स वाई, सभी बोर्ड के लिए, सभी स्कूल सेक्शन के लिए, सभी के लिए आप जो है ये टेक्निक यूज कर सकते हो, राइट बच्चा? तो यहाँ पे क्या करना है, हमको एक टेक्निक यूज करना है। कैसे करना है? इसका सोल्यूशन ये कि लास्ट एग्जाम में लास्ट पेपर जो होता है, ठीक है, लास्ट पेपर है आंसर शीट का, लास्ट पेपर में आपको एक हेड से हेडिंग डाल देनी है, ठीक है, लास्ट में आपको डाल देना है रफ पेज, ऊपर लिख देना अपने को रफ पेज, ठीक है ना, जैसे आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, आपको दिख रहा रहेगा, आपको वहां पे रफ पेज लिख देना। और अब हमको क्या करना है, हमको डायरेक्टली जो वो क्वेश्चन दिख रहा है, हमको डायरेक्टली उसके सडन पॉइंटर लिख देना है, 1 2 3 4, एकदम शॉर्ट में पॉइंटर लिख देना है फटाक से, जो भी हमको क्लिक हो रहा है, जो भी हमको याद आ रहा है, फटाक से हमको क्या कर देना है, पॉइंटर्स हमको लिख देना है। इससे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, तो यूटिलिटी का जो फीचर्स है, जो भी है उसका मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है ना, बाद में रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ऐसे सब अलग अलग जो है, जो भी आपका पॉइंट्स है उसको पॉइंटर लिख देना। अब क्या करना है, अब डायरेक्टली आप जब लिखने जाओगे तो आपको वो खाली पॉइंटर्स को देख के ही लिखना है, राइट? तो इससे क्या होगा, जहां पे आपको 10 मिनट लगता था एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वहां पे आपको 5-4 मिनट ही लगेगा, राइट? और उससे हो जाएगा कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है और भी ज्यादा बढ़ जाए, आप दूसरे ये टाइम को कई और वाले क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये एक सोल्यूशन है, ठीक है बच्चा? नेक्स्ट देखो, उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रहा है कट्स इन आंसर। कट्स इन आंसर को भी अवॉइड हो जाएगा जब भी मैंने, अब ऑब्वियसली बच्चा जब ये मेथड हम फॉलो करेंगे, राइट, हम लोग पॉइंटर्स लिख दिया पहले से, हमको आंसर पता हो गया पहले से, तो हम लोग क्या करेंगे, कट्स अवॉइड हो जाएगा। अवॉइड मतलब क्या, अवॉइड मतलब कैसे, हमको पता है कि क्या चीज लिखना है, क्या चीज नहीं लिखना है, राइट? आपको पता है कि क्या चीज लिखना है, क्या चीज नहीं लिखना है, तो आपको पहले से पता है जब, तो हमारा क्वेश्चन जो है, आंसर जो है एक्यूरेटली प्रेजेंट होके सामने वाले को, मतलब पेपर चेकर को दिखेगा। तो इसमें कट्स भी कम होंगे, ठीक है ना, और ओवर राइटिंग भी नहीं होगा। आई होप कि आपको ओवर राइटिंग का मतलब पता ही है, राइट? तो कट्स और ओवर राइटिंग जितना हो सके आपको उतना अवॉइड करना है, और ये टेक्निक डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, राइट? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन आ रहा है बच्चा, आंसर याद नहीं रहता। आंसर याद नहीं रहता, राइट? कई बार ऐसा होता है कि हमको हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है, बहुत बच्चों से मैंने बात की तो बहुत बच्चे मुझे ये बोलते हैं एग्जाम के बाद, राइट, कि सर हमने तो पढ़ के गए थे, हमको सब आता भी है, रिले में भी अच्छे मार्क्स आए, सब जगह मार्क्स वगैरह अच्छे आए, बट पेपर आने के बाद क्वेश्चन देखते ही हम क्या हो गए, ब्लैंक हो गए, ठीक है ना बच्चा? तो डोंट वरी, डोंट पैनिक, एक मस्त टेक्निक है, आइए समझते हैं। देखो सबसे पहले बच्चा हमको क्या करना है, इसका 3 प्रोसेस है बच्चा, देखो दिख रहा रहेगा आपको, इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जो भी चैप्टर का आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो आपको चैप्टर का थोड़ा बहुत तो इंफॉर्मेशन दिमाग में आ रहा होगा, राइट? सबसे पहले हमको चैप्टर रिकॉल करना है कि हाँ ये भाई ये सो एंड सो चैप्टर का है, ये सो एंड सो चैप्टर में ये चीज हो रही थी, ये सर ने या टीचर ने जो भी आपके क्लास में एक्सप्लेन किया वो आपको दिख रही है, राइट? उसके बाद में हमको क्या करना है, रिकॉल टॉपिक। हमको क्या करना है, फर्स्ट हमने क्या किया, चैप्टर को रिकॉल किया, बाद में टॉपिक को रिकॉल, जिस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछा है वो टॉपिक को रिकॉल करने की कोशिश करोगे, क्या ये टॉपिक में ऐसा था, कुछ भी छोटा मोटा जो भी थोड़ा बहुत याद आ रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ पे मेन ट्रिक है, बाद में बच्चा जब आंसर लिखोगे तो आंसर को आपको हमेशा पैराग्राफ में ही लिखना है, पैराग्राफ में ही लिखना है, यार ये याद रखना बच्चा। इसका बड़ा रीजन बता रहा हूं आपको मैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि बहुत सारे पेपर चेकर से मैंने बात की, बोर्ड के पेपर जो चेक करते हैं, टीचर ना, एग्जामिनर, मॉडरेटर वगैरह जो होते हैं, राइट, उन्होंने मुझे बताया कि उनसे मैंने बात करने के बाद मैंने एक ये निष्कर्ष पाया गया कि जब भी आप पेपर में, जब भी आप आंसर लिखते हो, ठीक है ना, जब भी आप पॉइंटर्स लेते हो तो उन लोग थोड़ा रीड करते हैं, राइट? पर जब भी आप पैराग्राफ लिखते हो, राइट, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि 90 to 95% चांसेस है कि वो पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ते। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि उनका बहुत सारी कॉपियाज होती है, उनको चेक करने के लिए, और लिमिटेड टाइम कंडीशन दिया होता है, राइट? तो उन लोग जो है उनके पास इतना टाइम लिमिट होने की वजह से उन लोग पूरा का पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ते, राइट? इसीलिए क्या करेंगे कि उन लोग स्टार्टिंग का 1-2 लाइन पढ़ लेंगे और अज्यूम करेंगे कि बाकी आंसर भी राइट है, राइट? तो हो सकता है कि अगर सपोज 5 मार्क का आंसर है तो आपको वहां पे 2-2.5 मार्क मिल जाए, कुछ नहीं से कुछ तो बेटर, समझ में आ रहा है? तो ये एक टेक्निक आप फॉलो कर सकते हो। ये कभी जब भी आपको कुछ भी आंसर क्लिक नहीं हो रहा है तब ये आपको जो है एक बोनस टिप यूज करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा रहेगा। ये आप बड़े आंसर के लिए, लॉन्ग आंसर के लिए यूज करके देखना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है बच्चा, ये 4 टॉपिक थे, ये 4 प्रॉब्लम थे जो बोनस टिप में आपके लिए आए हो बच्चा, जिसकी वजह से आप और भी मार्क्स गेन कर सकते हो।
वो आपके सामने और भी लिखा हुआ है। छोटी छोटी बातें पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रहती है, ठीक है ना, वो आपके लिए मैं लाना बहुत ज्यादा, मैं सोच रहा था कि ये थोड़ा शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा था, बहुत सारे मुझे मेरे क्लास में बता रहे थे सर ये इसका डाउट बताइए इसका, तो मैंने एक सोचा कि इसके बारे में बता ही दूं, राइट। देखिए अभी नेक्स्ट लिखा है बच्चा, जब भी हम कोई भी चीज लिखेंगे, देखो आप लिखा हुआ है अंडरलाइन द कीवर्ड एट द एंड। अच्छा पहले ये अंडरलाइन द कीवर्ड मतलब क्या, पैराग्राफ में अब जब भी कुछ लिखोगे, राइट, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको अंडरलाइन करना है। समझ में आ रहा है, उसको आपको अंडरलाइन करना है, मतलब अंडरलाइन मतलब कैसे करना है, और जब भी मतलब कोई मेन वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है। जैसे कि आपने एग्जांपल दिया हुआ है, राइट, एक एग्जांपल दिया, आपको दिखाता हूं, राइट, एक एग्जांपल, सपोज करो ये आंसर है, मार्केटिंग रिसर्च का एक टॉपिक है, उसमें आंसर है, तो सपोज करो आपने आंसर लिख दिया, ठीक है ना, उसका मेन वर्ड क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा होगा इफेक्टिव मार्केटिंग इज पॉसिबल व्हेन बिजनेस टेक्स इनिशिएटिव टू फाइंड टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट। नीड्स एंड वांट को अंडरलाइन कर दो, मैं सर्कल नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे अंडरलाइन करना है आपको, ठीक है ना, अंडरलाइन करना है बच्चा, अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे। देन बाद में आई टू आइडेंटिफाई नीड्स एंड कंज्यूमर, दैट इज व्हाट, दिस इज कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर, दैट इज नोन एज मार्केट रिसर्च हो गया। फिर बाद में क्या हो गया, हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ नीड ऑफ मार्केट। मैं अंडरलाइन करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी पेपर चेकर चेक करेगा, पेपर को, कॉपी को चेक करेगा आपकी, तो सबसे पहले उसका नजर, उसका ध्यान तुरंत वो अंडरलाइन किए हुए वर्ड पे जाएगा। और अंडरलाइन हमेशा बच्चा हमको पेंसिल से ही करना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको कोई शो ऑफ करने की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा पेपर प्रेजेंटेशन का थोड़ा बात बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे कोई ब्लू पेन, ये ब्लैक पेन, पिंक पेन, ये सब करना है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपको जो है अपने पेंसिल से एक हल्का सा अंडरलाइन कर देना है, ताकि एक पेपर चेकर मालूम पड़े कि ये मेन वर्ड है, और वो देख के बाकी पढ़ेगा, वो हो सके वो पढ़े ही नहीं, ठीक है ना, और आपको डायरेक्टली वो मार्क्स वहां पे दे दे। तो ये टेक्निक आप याद रखना। अच्छा ये कब करना है, जब पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब, एंड में। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चा एक, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है मैंने कि अंडरलाइन द कीवर्ड एट द एंड वंस पेपर इज कंप्लीटेड। पेपर कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा रहेगा। देखिए नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बच्चा जो आ रही है, राइट, क्या लिखा हुआ है, डू नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म, इंस्टेड यूज फुल फॉर्म एंड अंडरलाइन इट अगेन, ठीक है ना। यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि शॉर्ट फॉर्म हमको यूज करना नहीं है, हमको शॉर्ट फॉर्म यूज करना नहीं है। जैसे कि आजकल के जमाने में आपको ये पता है कि सब गुड मॉर्निंग का जीएम हो गया है, गुड नाइट का जीएन हो गया है, राइट, बिकॉज का बी और वो का कॉज का सीओजेड हो गया है, ठीक है ना। वो सब चीज जो हो, अभी वो सब चीज हमने जो व्हाट्सएप लैंग्वेज वाली चल रही है, जो शॉर्टकट वाली भाषा चल रही है, वो सब गलती से ही बच्चा हम लोग एग्जाम में यूज करना नहीं, राइट। हमको सिंपल जो भी आपके वर्ड्स वगैरह रहेंगे उसको फुल फॉर्म में ही यूज करना है, राइट, और हो सके तो उसको अंडरलाइन कर दो। अगेन ऊपर वाली स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई प्रीवियस वाली, कि आपको अंडरलाइन करोगे तो इजी वे में पेपर चेकर को मालूम पड़ जाएगा कि आपने क्या चीज कहां पे लिखा है और किस चीज को मद्देनजर रखे हुए अंडरलाइन किया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा रहेगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ रही है बच्चा, यूज पेंसिल फॉर कटिंग। यस, बहुत ज्यादा बढ़िया पॉइंट है बच्चा, ये बहुत ज्यादा बढ़िया पॉइंट है, थियरी पेपर के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया पॉइंट है, राइट। हमको हमेशा यह ध्यान रखना है कि हमको जब हम फॉर एग्जाम्पल होता है कि नॉर्मल होता है कि बच्चा कभी कभी हम लिखते कभी कुछ गलती हो गई, वर्ड कभी भूल गया या कुछ वर्ड में मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये ह्यूमन नेचर वाला कॉन्सेप्ट है, घाई में होता है कभी कभी, राइट। तो कभी क्या करना है, हो गया चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, सपोज करो यहाँ पे देखो मार्केटिंग का स्पेलिंग आपको ही पता है, राइट। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मार्केटिंग का देखो MARKETING, ठीक है ना, मार्केटिंग वाला ई भूल गया मैं बीच में के बाद में, राइट। तो देखो एक मैंने बताया कि यहाँ पे हमको एक वर्ड के स्क्रिबल नहीं करना है, स्क्रिबल जरा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमको उल्टा क्या करना है, इंस्टेड ऑफ क्या करना है, हमको एक वर्ड पे हमको क्या करना है, एक हल्का सा हमको क्या कर देना है, पेंसिल से अंडरलाइन कर देना है। उससे क्या होगा, उससे आपका पेपर जो है अनटाइडी नहीं दिखेगा, राइट। आपका पेपर एकदम नीट और एकदम प्रॉपर दिखेगा। अच्छा इसका एक और रीजन है बच्चा, अब जब आप स्क्रिबल करते हो, जबरदस्ती ऐसा स्क्रिबल करते हो, तो आप पेपर चेकर को दिखाते हो कि देख भाई देख मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, ठीक है, जबरदस्ती उसका ध्यान जो है वहां पर आकर्षित करते हो। वैसी गलती कभी भी करना मत। जब भी मिस्टेक हो भी रही है तो हल्के से उसको एक पेंसिल से अंडरलाइन या तो पेंसिल से कैंसिल उसको कर देना, पेंसिल से करना है, पेन वगैरह यूज करना मत, ठीक है ना। एक पेपर प्रेजेंटेशन का पार्ट है। नेक्स्ट बच्चा आपको पता ही है ऑब्वियसली, ये वाला भी देखो अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑलवेज यूज पेंसिल इन ग्राफ डायग्राम, ठीक है ना। हमको हमेशा जो भी स्टूडेंट्स जिनका ग्राफ वगैरह का कॉन्सेप्ट है, ग्राफ का कुछ प्रोजेक्ट का एग्जाम का कुछ है, ठीक है ना, जैसे अपने कॉमर्स सेक्शन में भी ग्राफ और डायग्राम्स वगैरह आते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह में आते हैं, राइट। जहां पे भी डायग्राम और ग्राफ का कॉन्सेप्ट आ रहा है
पेन का यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है? पेंसिल। पेंसिल यूज करना है, ठीक है ना। पेंसिल से एक प्रेजेंटेशन में इफेक्टिवनेस मालूम पड़ता है और पेंसिल से एक डिसेंसी मालूम पड़ती है कि आपने कितना अच्छे से वो एग्जाम के लिए, वो सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर किया है। और अगेन पेपर चेकर के माइंड में एक पॉजिटिवनेस आता है कि ये बच्चे ने मेहनत की है और ये बच्चे को मार्क्स मिलना चाहिए, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जहां कहीं भी डायग्राम और ग्राफ वगैरह दिख रहा रहेगा वहां पे पेंसिल का यूज ही कीजिए। ओके बच्चा, ठीक है। और एक बच्चे ने नीचे लिखा हुआ है, राइट, न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं, राइट, न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स का, जिसका भी नंबर्स का जो पेपर होता है, मैथ्स वगैरह हो गए या इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं कि नंबर्स के हैं, ठीक है ना, सम्स वगैरह के। जब भी आप नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आंसर को हमेशा देखो, दो चीज लिखी है। फर्स्ट, राइट यूनिट्स, जो भी उसका यूनिट्स रहेगा, मिलीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा, एक आंसर के बाद वो हमको क्या करना है, उसके बाजू में लिखना है। और नेक्स्ट थिंग, फाइनल आंसर को हमेशा बॉक्स में डालना है। फाइनल आंसर को हमेशा बॉक्स में डालना है। ये ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, जब भी पेपर चेकर, देखो घड़ी में एक ही बात बोलते आ रहा बच्चा, पेपर चेकर जब भी पेपर चेक करेगा, ठीक है ना, बहुत बार, अभी इमेजिन करो कि दो कॉपी है, राइट, दो कॉपी है, एक ए और बी की, राइट। तो एक बच्चे ने कैसे किया, पूरा स्टेप किया हुआ है, स्टेप किया बाद में आंसर लिख दिया है, ठीक है, लास्ट में आंसर कुछ भी बक्सा वक्सा कुछ बनाया नहीं है। और दूसरे बच्चे ने जो है, इमेजिन करो कि सब कुछ स्टेप लिखा है, लास्ट में आंसर लिख के बक्सा बना दिया। तो पेपर चेकर सबसे पहले अगर हो सके तो पेपर से क्या करेगा, सबको ये ए वाले का पूरा स्टेप टू स्टेप जो है वो मार्क्स स्टेप देखते रहेगा, ठीक है ना। फाइनल आंसर तक तो वो बाद में पहुंचेगा, पर यहाँ वाले बी वाले केस में डायरेक्टली वो जो बक्सा देख लेगा, फाइनल आंसर देख लेगा, तो हो सकता है कि उसको पहले ज्यादा मार्क्स मिल जाए, राइट। तो हमेशा जब भी नंबर का क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन जो भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो आंसर को हमेशा एक बॉक्स में लिखो विद पर्टिकुलर यूनिट जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है बच्चा, ठीक है। और लास्ट स्टेप जो आ रहा है, टेक्निक जो आ रहा है, हमेशा डिस्टिंग्विश में हमेशा टी फॉर्मेट ही यूज करना है, ठीक है ना। टी फॉर्मेट यूज करना मतलब बहुत बार मैंने ये भी देखा कि बच्चे जो है डिस्टिंग्विश को पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ। ऐसा नहीं करना है हमको। पेपर में सिंपल सा आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है ना, वैसा ही आपको क्या करना है, हमको वैसे ही जैसे ही पेपर को ऐसे फोल्ड कर लेना, या आपको मिडिल में स्केल से ड्रॉ कर लेना लाइन, ठीक है ना। तो एक साइड का और एक साइड का आपको जो है पार्टीशन कर लेना, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एग्जांपल के तौर पे मैंने इकोनॉमिक्स का लिया हुआ है, डिमांड और डिजायर का अगर डिस्टिंग्विश पूछा हुआ है, ठीक है ना, तो डिमांड डिजायर लिख लिया हम लोग ने, और यहाँ पे क्या लिखा है, 1 और 2। और एक और बात बच्चा, यहाँ पे एक और बात करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, ठीक है ना। जैसे कि आपने ये पॉइंट लिखा है, वन पॉइंट लिखा और यहाँ का 1 पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़नी है, ठीक है ना। अच्छा, भले यहाँ पे पॉइंट, फॉर एग्जांपल आपने ये ऐसा लिखा, राइट, यहाँ पे 3 लाइन में हुआ फर्स्ट पॉइंट का, और यहाँ पे 2 लाइन में हुआ सपोज, तो सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है आपको, सेकंड क्वेश्चन एक लाइन छोड़ना ही है, भले यहाँ पे एक लाइन लेफ्ट हो गई है, समझ में आ रहा है, उससे आपको लेन देन नहीं है। हमारा ये क्वेश्चन का देखना जो मेजोरिटी वाला है उसका, तो उससे क्या होगा, अगेन आपका कंटेंट बढ़ेगा एक तो, ठीक है ना, और अगेन प्रेजेंटेशन में इफेक्ट आएगा। पेपर चेकर को अगेन आसानी होगी आपने जो लिखा है उसके बारे में। तो डिस्टिंग्विश के लिए ये चीज याद रखना, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये सब स्ट्रैटेजी आपको समझ में आगे रहेगी। आप इसी तरह अगर आप मेहनत करोगे बच्चा, इसी को जरा फॉलो करोगे, आप कोई भी बोर्ड के हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, वो सभी एग्जाम में आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो और यूज करके अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो किसी आपके फ्रेंड के साथ आपको इसको शेयर कीजिए, राइट, ठीक है बच्चों। तो हम आपको मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।